Hello students, I hope that all of you must be fine. Now, in the previous class, we have studied Fleming's left-hand rule. I hope that that rule must be clear to you. जो mainly use होता था, किस लिए? क्योंकि हमने देखा था जब एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, है ना? Then it experiences some force, and that force is given by ILB sin theta, है ना? जिसमें हमने देखा था कि अगर एंगल 90 डिग्री होगा इसके बीच में between the current and the magnetic field, then that force is maximum. sin 90 में force maximum होती थी, that is ILB, है ना? और उस force की डायरेक्शन को देखने के लिए किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स पड़ती है, कब? जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के कैसे फ्लो होता है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, है ना? तो उस फोर्स की डायरेक्शन को देखने के लिए फ्लेमिंग हैज गिवन अस अ रूल दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना? ठीक है, इसमें क्या था? फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है? फर्स्ट फिंगर क्या देती थी? मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर देती थी कन्वेंशनल करंट, मूवमेंट ऑफ चार्ज, तो थंब क्या देता था? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। और वो वायर फोर्स को एक्सपीरियंस करती थी क्योंकि करंट कैरिंग वायर के अपने सराउंडिंग में क्या बनाती थी? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में इन्फ्लुएंस पड़ता था, जिसके कारण ये वायर डिफ्लेक्ट होती थी, जिसकी डायरेक्शन किस कौन देता था? थंब। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, थंब फोर्स, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट F B I, F मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, फोर्स F B I, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। क्लियर? और फोर्स एक्सपीरियंस करती थी करंट कैरिंग वायर ILB sin थीटा। क्लियर? नाउ इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज वर्किंग ऑफ DC मोटर। DC मोटर, डायरेक्ट करंट, DC मींस व्हाट? डायरेक्ट करंट। स्टार्टिंग में बताया था जब करंट पढ़ाया था, डायरेक्ट करंट क्या होता है? ऐसा करंट होता है, ठीक है? अगर उसकी बात करें हम, तो जो डायरेक्ट करंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन, यानी उसकी वैल्यू और जो डायरेक्शन है विद द पासेज ऑफ टाइम दैट रिमेन कांस्टेंट। तो जितनी हमारी स्टोरेज बैटरी होती है, बैटरी मोबाइल की बैटरी है, गाड़ी की बैटरी है, या घर में आपने जो भी इन्वर्टर रखे हैं, सोलर सेल्स के नीचे बैटरी रखी होती है, सोलर पैनल जो लगे होते हैं, सोलर सेल्स, उनके साथ स्टोरेज बैटरीज लगी होती है। जितनी भी स्टोरेज बैटरीज होती है उनमें कौन सा करंट होता है? उनमें होता है डायरेक्ट करंट, DC। DC का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट, ठीक है? आपके नॉलेज के लिए DC का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट, जिसमें करंट की वैल्यू I मतलब करंट की वैल्यू विद द पासेज ऑफ टाइम एक ही रहेगी। मान लो करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पीयर का, करंट की वैल्यू होती है एम्पीयर, करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पीयर का, तो इट विल रिमेन 2 एम्पीयर, वेरी करेगा, ठीक है? तो ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू 2 एम्पीयर की रहेगी, 5 तो 5 रहेगी, एंड डायरेक्शन में आल्सो सेम, उस करंट को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। और किसमें होता है ये? मेनली याद रखना, डायरेक्ट करंट होता है जो भी हमारे पास क्या है? स्टोरेज बैटरीज, ठीक है? उनमें कौन सा करंट होता है? डायरेक्ट करंट, ठीक है? और जो हमारे घर में सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो कौन सा होता है? दैट इज AC। जो अगला टॉपिक आएगा इसके बाद DC मोटर के बाद, वो अल्टरनेटिंग करंट, AC जनरेटर पढ़ेंगे वहां पर हम, ठीक है? तो एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, और जो हमारे पावर स्टेशन में से जो सप्लाई हो रही है हमारे घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो करंट आ रहा है, जो वोल्टेज आ रही है, वो कौन सी है? अल्टरनेटिंग, ठीक है? तो अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसमें आप देखें तो जो करंट की वैल्यू है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है? चेंज। करंट की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगी? चेंज। और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, फिक्स टाइम के बाद करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, उसकी जो पोलैरिटी है वो क्या होती है? रिवर्स। यानी फर्स्ट हाफ में जैसे आपने DC लगाया यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ AC लगाया होता तो पहले हाफ में डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर पोलैरिटी जब चेंज होनी थी, ठीक है? तो पहले करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, मान लो, फिर ये पॉजिटिव एनर्जी है नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन में होती चेंज, वो होता है AC में, ठीक है? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया आपको, डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि DC मोटर पढ़ रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए DC करंट में और AC करंट में फर्क क्या होता है। तो आई होप ये समझ आ गई होगी बात। DC करंट वो करंट होता है, डायरेक्ट करंट, मतलब जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड विद द पासेज ऑफ टाइम एक जैसे नहीं की वैल्यू और डायरेक्शन
हमारे घर में सप्लाई आ रही है, जो पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, और हमारे घर में भी जो सप्लाई आ रही है, पता है आपको 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये बताया पहले आपको। तो घर में जो सप्लाई आ रही है कितनी आ रही है? 220 वोल्ट। वो कौन सी आ रही है? एसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वेरी करेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड करंट उसकी वेरी करेगा। और अल्टरनेटिव मतलब फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, फिर सेकंड हाफ में नेगेटिव, यानी एक हाफ में डायरेक्शन नहीं होगी करंट की, और रिवर्स कर देता रहेगा डायरेक्शन इस तरह से, अल्टरनेटिव, ठीक है। और वोल्टेज कितनी आ रही है? 220। और फ्रीक्वेंसी कितनी है एसी? एसी की जो हमारे घर में आ रही है, आपके नॉलेज के लिए कितनी है? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, पढ़ा है ना, साउंड में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें एसी की ऐसी 50 पल्सेस आ रही है पर सेकंड में। एक पल्स है ये सिंगल वेव है एसी की, सिंगल पल्स। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होने का मतलब है ये जो पल्सेस आ रही है कितनी आएंगी? 50 आएंगी एक सेकंड के अंदर। समझ आ रही है बात की नहीं? तो दैट इज अबाउट अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने आइडिया दे दिया और डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। नाउ कम्स टू द टुडेस टॉपिक, इंपॉर्टेंट वन, 5 मार्क्स के डायरेक्ट आते हैं, डीसी मोटर। तो समझ आ रही है बात? डीसी मोटर के लिए हमें सोर्स कैसा चाहिए? बैटरी, स्टोरेज बैटरीज, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट मोटर, ऐसी मोटर जो डायरेक्ट करंट पे चलने वाली है। समझ आई बात? अल्टरनेटिव में नहीं, किस पे? डायरेक्ट करंट पे। हालांकि होती है एसी मोटर भी होती है, घर में जो हमारे फैन वगैरह चल रहे हैं या मिक्सर चलाते हैं, घर में वॉशिंग मशीन चलाते हैं, उसमें मोटर घूमती है, वो एसी मोटर होती है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में जो प्रोफाइल है दैट आर डीसी मोटर। इनसे आपने देखा स्मॉल टॉयज हम रोटेट कर सकते हैं, टॉयज में जो लगे होते हैं उसमें रोटर्स लगे होते हैं, ब्लेड्स घूमते हैं मोटर के साथ लगा के, हैं, या फिर आपके स्मॉल फैंस हैं उसमें भी डीसी मोटर लगा के उनके ब्लेड्स को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली यूज डीसी मोटर के भी काफी हैं, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे कि डीसी मोटर में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या इसका प्रिंसिपल है, ठीक है, और कैसे ये काम करेगी जो बोर्ड में है, ठीक है। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, क्या क्या यूज होता है डीसी मोटर में और हाउ इट वर्क्स, ओके। सो नाउ कम टू द टॉपिक, उसको समझते हैं अच्छे से। डीसी मोटर तो क्या होना है? इट इज अ डिवाइस है, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस जो डायरेक्ट करंट पे चलेगी, यानी करंट से एक तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी को काम करेगी, और जब कॉइल घूमेगी, कुछ वर्क करेगी, रोटेट होगी कॉइल, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बैटरी से आएगी, करंट जो आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये कन्वर्ट करने वाली है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। तो डीसी मोटर पहले अपने नॉलेज में होना चाहिए कि करती क्या है, करंट पास करते हैं हम इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे हम बैटरी से, ठीक है, करंट पास करेंगे और इलेक्ट्रिक एनर्जी से ये घूमने लग पड़ेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो डिवाइस है व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, प्रिंसिपल में आते हैं इसके, काम कैसे करेगी, क्या लॉजिक है वर्किंग ऑफ डीसी मोटर के पीछे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है जो आपने प्रीवियस जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने बात की थी कि जब एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है? फोर्स, दैट इज गिवन बाय IMD sin थीटा। ये जो हमने पढ़ा था कंसेप्ट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, वो बन गया इसका प्रिंसिपल कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होगी, और 90 में हमने देखा ना मैक्सिमम फोर्स पड़ती है जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होती है 90 पे, तो फोर्स क्या पड़ती है? मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इसलिए देखो क्या लिखा प्रिंसिपल, क्या लिखा? व्हेनेवर अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, 90 पे बात की हमने क्योंकि उस टाइम F = I sin 90 sin 90 हुआ, तो उस टाइम फोर्स कितनी? मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम फोर्स से वो घूमेगी, वो बात करेंगे कैसे, अभी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो whenever a current carrying wire is placed perpendicular to uniform magnetic field, constant magnetic field, ठीक है, then it experiences a force, तो वो इसका प्रिंसिपल है। समझ आ गई बात? प्रिंसिपल पिछला आर्टिकल जो पढ़ा था, पिछला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका प्रिंसिपल है कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखेंगे तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगी? फोर्स, ठीक है। एंड दैट फोर्स इज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और वहां से हम डायरेक्शन निकाल पाएंगे
कि जो फोर्स पड़ रही है आई एंड बी वो किस डायरेक्शन में होगी, और फिर वर्किंग में देखेंगे कैसे कॉइल को रोटेट करना शुरू कर देगी। आगे बात समझ, प्रिंसिपल हो गया क्लियर? Whenever a current carrying wire is placed perpendicular to magnetic field, it experiences a force, ठीक है? Now comes construction, जो इसके कंपोनेंट्स हैं मेनली वो क्या क्या है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊं फिर कंपोनेंट्स साथ साथ में एक्सप्लेन करूं। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको नॉर्थ एंड साउथ, है ना, टू स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है बात। परमानेंट मैग्नेट्स को हम यूज करते हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, वो हो सकता है होर्स मैग्नेट आपस में कनेक्टेड हो, या हो सकता है नॉर्थ है तो इस तरफ उसका साउथ रहेगा, ये साउथ है तो उसके दूसरी तरफ नॉर्थ रहेगा, और आपस में कनेक्टेड होंगे तो ये होर्स मैग्नेट हो सकता है, ठीक है। तो फील्ड मैग्नेट जो कंस्ट्रक्शन में फील्ड मैग्नेट दिख रही है वो क्या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आपको पता है, दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो ये तो होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। अगर आपने यहाँ नॉर्थ में होता है यहाँ साउथ, तो आपने इस तरफ करने की डायरेक्शन समझ आ गया। पहला कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट जो आपका फील्ड मैग्नेट्स, ठीक है, फील्ड मैग्नेट इट इज सप्लाइड बाय परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब बीच में मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, ये वाला फैक्टर तो आ गया, अब क्या चाहिए हमें, एक वायर चाहिए, है ना, ठीक है। तो क्या होती है, जो सेंटर पार्ट दिख रहा है आपको ये PQRS, ये वायर है कॉपर की वायर, क्या ये कॉपर की वायर है। बीच में क्या रखेंगे हम, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन रख देते हैं, बीच में क्या देते हैं यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन, ठीक है। हालांकि बुक में बनाया नहीं हुआ लेकिन आपको समझा रहा हूं मैं, सॉफ्ट आयरन होगा करके, और सॉफ्ट आयरन के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, क्योंकि वायर तो चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन का ब्लॉक लिया, उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे बाउंड कर दी, रैप करते चले ऐसे कॉपर की वायर, इंसुलेटेड वायर, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर, बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, जो घूमेगी बीच में। तो आर्मेचर कॉइल किसकी बनी है, PQRS इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। लेकिन आगे क्या होगा ये, which is wrapped over a piece of soft iron, क्योंकि सॉफ्ट आयरन बताया था मैंने आपको, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि बड़ी जल्दी मैग्नेटाइज होता है ये, है ना, और अपने थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चलेंगी तो हमें चाहिए सेंट्रल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्प्रेड ना हो, बिखरे ना हो, अंदर की तरफ आ जाए, कॉइल की तरफ आ जाए, करंट कैरिंग कॉइल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, ऐसे बाहर की तरफ कम निकले मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो सॉफ्ट आयरन रखा है मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, समझ आ रही बात की नहीं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी कॉइल है जिसमें करंट पास करना है उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इसलिए यूज होता है आपके नॉलेज के लिए, समझे बात। हालांकि बुक में सीधा लिखा होगा एक आर्मेचर कॉइल है वो घूमती है, लेकिन उसको रैप इसके ऊपर किया होता है सॉफ्ट आयरन के ऊपर। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फिर कंसंट्रेटेड रहेगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की कॉइल के अक्रॉस। आगे बात समझ, तो ये मैग्नेटिक बात पहले कर दी थी मैंने, और क्या इसमें आर्मेचर कॉइल समझिए। PQRS क्या बनाएंगे आप, PQRS इज अ लॉन्ग लूप ऑफ इंसुलेटेड मेटालिक वायर व्हिच इज बाउंड ओवर अ पीस ऑफ, रैप कर दिया उसको, लपेट दिया ओवर अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो टर्न्स बढ़ाएंगे, टर्न्स बढ़ाने से क्या होगा, करंट उतने टाइम ज्यादा घूमेगा और करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उसी से फिर फोर्स पड़ेगी, ठीक है। तो करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए टर्न्स जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी फोर्स ज्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगी, यहाँ पे तो एक शो किया मैंने, वैसे क्यों भी ऐसे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ओवर सॉफ्ट आयरन, ठीक हो गई बात। नेक्स्ट स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट हाफ रिंग्स, स्प्लिट मतलब टूटा हुआ रिंग या उसको क्या बोलते हैं, कोम्यूटेटर। तो देखना जरा यहाँ पे ये रैप कर दिया इसके वायर, उसके दो एंड तो निकलेंगे, एक एंड से करंट जाएगा दूसरे से निकलेगा। तो जो दो एंड्स हैं ये देखो एंड ए और ये एंड बी, है ना, इनके साथ आपको ये दिख रहे हैं दो आधे रिंग दिख रहे हैं ऐसे, हाफ रिंग, पूरा रिंग नहीं, एक ही रिंग के दो पार्ट ऐसे, स्प्लिट रिंग बोलते हैं इसके, क्या बोलते हैं, ये देखो बीच से ऐसे गैप है बीच में थोड़ा सा, रिंग पूरा नहीं है, एक ही दो पार्ट है एक ही रिंग के, बीच में से क्या है टूटा हुआ है या कटा हुआ रिंग, है ना।
तो बोल रहे हैं स्प्लिट, स्प्लिट मतलब ब्रेक हुआ, टूटा हुआ रिंग, ठीक है। तो S1 और S2 क्या है ये, ठीक है, these are the two सेमी सर्कुलर रिंग्स, सेमी सर्कुलर रिंग्स, आधे रिंग, ठीक है, लेकिन बीच से क्या है ये ब्रोकन है, स्प्लिट रिंग्स बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर। और क्या नाम है इनका, S1 S2 जो दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर। अब देखो ये स्प्लिट रिंग, ये जो दो कॉइल्स के दो एंड पॉइंट आ रहे हैं, एंड पॉइंट ये एक ही है एंड पॉइंट, और ये दूसरे एंड का एंड पॉइंट ये है। तो इन एंड पॉइंट्स के साथ जुड़े रहते हैं ये जो कॉइल के दो सिरे आए ए और बी, या जो भी दिख रहे हैं आपको P और S, ये जो एंड पॉइंट्स आए इनके साथ क्या लगे होंगे, यहाँ पे जुड़े होंगे स्प्लिट रिंग, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, मेनली एक ये करंट की डायरेक्शन को चेंज करने वाले हैं। जब कॉइल घूमेगी हमारी वर्किंग में देखेंगे, जब कॉइल 180 डिग्री पे पहुंचेगी, आधा चक्कर पूरा करेगी 180 डिग्री पे, तो ये करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन आता है क्या अलग से, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉम्यूटेटर इन डीसी मोटर। तो आपने क्या पढ़ा है, कॉम्यूटेटर या जो स्प्लिट रिंग है, दे आर यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। यानी कॉइल जब आपकी आधी रोटेट कर जाएगी, कॉइल जब आपकी इस तरह से, ठीक है, यहां पर मान लो ऐसे, और ये 180 डिग्री है ना, ठीक है, ये 0, ये 90, ये 180, समझाने के लिए, यानी आधी रोटेशन जब हो जाएगी, ठीक है, जब कॉइल आधी रोटेट कर जाएगी, पूरी नहीं हुई, ये कॉइल 0, 90, 180, आधी रोटेशन। तो आधी रोटेशन के बाद 180 डिग्री के बाद क्या करते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करते हैं, वर्किंग में समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी पता होना चाहिए स्प्लिट रिंग्स क्या है, तो क्या बनाएंगे, S1 एंड S2 आर द टू हाफ रिंग्स, ठीक है, या सेमी सर्कुलर रिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल। एक तो रोटेशन में हेल्प करेंगे कॉइल की, एज वेल एज मेन पॉइंट कम्यूटेटर क्या करता है, दे आर यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। कॉइल की जब आधी रोटेशन होनी है तो इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर आधी और घूमेगी, ठीक है, फिर से डायरेक्शन चेंज करेंगे, 180 में चेंज करेंगे हम, फिर 360 पे चेंज करते जाएंगे। इस तरह से हाफ रोटेशन के बाद ये डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रशेस। ब्रशेस क्या है, देखो, तो ये जो आपको B1 और B2 दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ ब्लॉक्स से शो कर रहा हूं यहाँ पर, है ना, ये B1 और B2 ये जो है, these are the two brushes, और ये कॉमनली कार्बन के बने होते हैं, ठीक है, और अपनी जगह क्या रहते हैं फिक्स। ये स्प्लिट रिंग है, ये तो घूमेंगे, जैसे कॉइल में घूमना है तो स्प्लिट रिंग के कॉइल के साथ स्प्लिट रिंग लगे हैं, तो स्प्लिट रिंग तो घूमेंगे, स्प्लिट रिंग घूम सकते हैं, पर जो ब्रशेस है, जो ब्रशेस है वो अपनी जगह फिक्स रहेंगे, जो ब्रशेस होंगे वो अपनी जगह क्या रहेंगे, फिक्स। ये स्प्लिट रिंग है, एक ये स्प्लिट रिंग है, ये वाला ब्रश ऐसे ही है, तो ये इसको टच करेगा, यहाँ स्लाइड कांटेक्ट बनाएगा, अपनी जगह फिक्स होगा, ये अपनी जगह क्या होगा, ये फिक्स, अपनी जगह फिक्स होगा, और जो आधा रिंग है उसके साथ ये स्लाइड कांटेक्ट बनाएगा। समझा रही बात। वैसे ये हाफ रिंग होगा, यहाँ पे दूसरा वाला, ये वाला, इसके साथ दूसरा ब्रश, मैकेनिकल अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, ये ब्रशेस दोनों अपनी जगह क्या रहेंगे, फिक्स, ब्रशेस फिक्स होंगे, बीच में क्या घूमेंगे, स्प्लिट रिंग्स। बट ब्रशेस क्या करते हैं, दे मेक स्लाइड कांटेक्ट विद स्प्लिट रिंग्स, जो स्प्लिट रिंग के साथ ये कांटेक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे डस्टर शो कर रहा हूँ हाथ के साथ, तो ये स्प्लिट रिंग का मान होता है, और इसके साथ ब्रश अपनी जगह फिक्स है, वो उसके साथ कांटेक्ट बनाएगा, ऐसे कांटेक्ट बनाएगा स्प्लिट रिंग के साथ, ठीक है। तो B1 एंड B2 आर द टू ब्रशेस जो अपनी जगह फिक्स रहेंगे, बट दे मेक स्लाइड कांटेक्ट, गैप नहीं होगा, कांटेक्ट विद द स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग के साथ वो कांटेक्ट बनाएगा। आई बात समझ नहीं आई, ठीक है। और किसके बने होते हैं, फ्लेक्सिबल मेटालिक प्लेट भी यूज कर सकते हैं, या कार्बन ब्रश, क्योंकि देखो जब ये इसके साथ कांटेक्ट में आएंगे, बीच में कोई घूमेगी तो कंटिन्यूअसली होगी फ्रिक्शन, तो कोई और हार्ड मटेरियल यूज करते हैं तो फ्रिक्शन होने के लिए यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, गैप, अभी जुड़े हुए हैं, जुड़े मतलब कांटेक्ट में है, ठीक है। वैसे फिक्स नहीं होगा, अपनी जगह फिक्स होगा, स्प्लिट रिंग के साथ कांटेक्ट बनाएगा, ठीक है। कोई दूसरी मेटालिक प्लेट यूज करते हैं, हम कार्बन यूज करते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन होनी, वेयर एंड टेयर होना, यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है, तो इसमें करंट पास नहीं करता फिर। समझ आ रही बात। तो जब हम कार्बन का यूज करते हैं तो कार्बन क्या छोड़ता है, कुछ फाइन पार्टिकल, जैसे ये डस्टर के ग्रेड हुए पार्टिकल, ये सॉरी इसके चॉक के, ठीक है। तो वैसे जो कार्बन रोड होगी वो अपने फाइन पार्टिकल कार्बन के छोड़ता रहेगा, तो कांटेक्ट बना रहेगा, गैप नहीं क्रिएट होगा बीच में, ये एक्ट एज अ व्हाट, एक तरह से बोल सकते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं कार्बन, ठीक है, लुब्रिकेशन का काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द स्प्लिट रिंग एंड द इटसेल्फ, ठीक है, फ्रिक्शन को काम करता है ये। तो ये कार्बन किस लिए यूज होते हैं, या
फ्लेक्सिबल मेटालिक प्लेट, ठीक है, सॉलिड यूज होगी, ये तो गैप क्रिएट हो जाएगा, फिर करंट पास ही हो पाएगा, ठीक है। तो डिटेल में बता रहा हूं चीजें आपको, आपने सिर्फ ये लिखना कि V1 V2 आर टू पावर ब्रशेस व्हिच मेक स्लाइड प्रोटेक्ट बाय द स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। और इसलिए यूज हो रहे कार्बन के, दे रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, क्लियर हुआ। अब लास्ट पार्ट बैटरी, तो बैटरी ने क्या करना है, करंट को सप्लाई करना है, बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस, और वहां से करंट पास होगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी से कॉइल घूमेगी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये देखो ब्रश, जब करंट आना है तो ब्रश से करंट स्प्लिट रिंग में जाएगा और स्प्लिट रिंग से फिर आर्मेचर में जाएगा, और जब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो फोर्स पड़ेगी और उससे कॉइल घूमेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको डिटेल में वर्क कैसे करती है, वर्किंग कैसे होगी डीसी मोटर की। अभी मैंने बात की पार्ट्स, तो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट के बीच में एक आर्मेचर कॉइल है, समझ आ गई बात, जिसको सॉफ्ट आयरन को रैप किया है, उसके दो एंड्स के क्रॉस स्प्लिट रिंग्स लगे हैं S1 S2 जो रोटेशन में हेल्प करेंगे और स्लाइड प्रोटेक्ट बनाते रहेंगे ब्रशेस के साथ, ठीक है। और करंट के डायरेक्शन को हाफ रोटेशन के बाद चेंज करते रहेंगे, ठीक है। और ब्रशेस कार्बन के बने होते हैं, वो एक्सटर्नल सर्किट से बैटरी से जो करंट आएगा उसको सप्लाई करेंगे स्प्लिट रिंग के थ्रू आर्मेचर कॉइल में, और फिर करंट कैरिंग वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जिससे ये रोटेशन करना शुरू कर देगी। दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।